Welcome in RBC Online. I am Dattatreya Raut in 11th Science. I have to deliver the part 3rd, Introduction of Biology. In this Introduction of Biology, I have to explain about the Introduction of Biology. In that, applied branches of biology and the fields of biology. In this applied branches of the biology, which are the broadly distinguished into the branches of the applied botany and branches of the applied zoology. In the big and broad aspects of branches of biology, so in the aspects of different applied branches, so in the applied branches, which is the very important points to the essential to the NEET also and CAT also, and very in competitive exams is essential to all the students in the various branches applied biology and field of biology. Now in this RBC Online is a very famous channels for the biology. RBC Online by Dattatreya Raut is the solution of the biology. इस चैनल के माध्यम से हम छात्रगण को बायोलॉजी में आने वाले समस्या और उसका सॉल्यूशंस, उसका निराकरण हम इस माध्यम से हम छात्रों को हम बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस फैक्ट्स है, एस्पेक्ट्स है, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस अप्लाइड बॉटनी इज द अप्लाइड बायोलॉजी दैट विल बी डील्स विद द सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड बॉटनी. अप्लाइड बॉटनी के कुछ ब्रांचेस है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, जिसमें हम विस्तृत स्वरूप से इसको हम डिलीवर करेंगे आपके सामने, हम आपके सामने रखेंगे. द फर्स्ट अप्लाइड ब्रांच इज द एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर, जो कि सामान्य रूप से सभी छात्रों को ये ज्ञात है कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है. एग्रीकल्चर जो ब्रांच है, ब्रॉड ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बॉटनी की बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो कि ब्रॉड ब्रांच है, जिसके कारण हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि दैट विल बी अ डेफिनेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, इंक्लूडिंग द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स and the rearing of animals to provide food, wool and other products. जब किसान कोई भी खेती करता है, खेती को मशागत करवाता है, फार्मिंग में उसे कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, जो जमीन की मशागत करवाते हैं, किसान जब भी कोई क्रॉप्स को कल्टीवेट करवाते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड द फूड्स एंड वूल्स अदर प्रोडक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर में इसका इंक्लूडेशंस है. इसमें अ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप को ग्रोइंग करवाना. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी क्रॉप्स, व्हीट क्रॉप है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन्स है, जो कि किसान अपने फसल को उगाता है, उस फसल को ग्रोइंग करवाता है. सक्सेस इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द सॉइल फर्टिलिटी, जो कि
किसान जो फसल को उगाता है, फसल को, अन्न को उत्पादित करवाता है, डिपेंड्स अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो सुपीकता होती है, जमीन की जो सुपीकता होती है, उस पर निर्भर करती है फूड का जो भी ऑब्टेनिंग दी यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, यील्डिंग ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्मिंग, एंड दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। किस पर निर्भर करता है? ये सॉइल के फर्टिलिटी पे निर्भर करता है कि जो भी फूड का उत्पादन है, जो भी फूड हो या ग्रेन्स हो या कॉटन्स हो, या ये किस पर निर्भर करता है? सॉइल की फर्टिलिटी पे निर्भर करता है, सॉइल की जो सुपीकता होती है उस पर निर्भर करता है। एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में ये जो ब्रॉड सेक्टर है, हिंदुस्तान में लगभग 80% लोग ये एग्रीकल्चर फार्मिंग का ऑक्यूपेशंस करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनका व्यवसाय है, उनका जो प्रमुख व्यवसाय है, हिंदुस्तान में 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, किसान हैं। जो किसान इन ब्रांच में इंक्लूडेड, दैट विल बी फार्मिंग, इंक्लूडिंग द कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, इट एनी टाइप ऑफ द क्रॉप्स, शुगर केन है, खजान है, ग्राउंडनट्स है, जो बहुत सारे फसलों को उगाता है, वहाँ पे उसका कल्टीवेशन करवाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल टू प्रोवाइड द फूड एंड वूल, जो एनिमल रेयरिंग करते हैं, दैट विल बी प्रोवाइड द फूड एंड वूल्स, अदर प्रोडक्ट्स आल्सो ऑब्टेनिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर्स। एग्रीकल्चर से बहुत सारे प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कॉटन्स है, जो कि कपड़ा बनाने के लिए जो भी कॉटन्स उत्पादित करवाते हैं। महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉटन का उत्पादन लेने वाले किसान हैं। देन आफ्टर गोज टू द नेक्स्ट ब्रांच, द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बायोलॉजी में हम देख सकते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में हमने देख लिया है। जो एग्रीकल्चर में जो किसान अपनी खेती की मशागत करवाता है, अपने सॉइल की मशागत करवाता है, ज़मीन की मशागत करवाता है, इस मशागत में जबकि कोई फसल अच्छी तरह से ग्रोइंग होती है, विकसित होती है, ये एग्रीकल्चर इज द वेरी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो। जिस प्रकार से ये एग्रीकल्चर का जो स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, और महाराष्ट्र सरकार में भी अलग से कृषि मंत्रालय, अलग से डिपार्टमेंट है, जो कि इस पर जो किसान हैं, इस पर किसानों को जो भी समस्या आती है, तो ये डिपार्टमेंट उनको ये समस्याओं का हल निकालता है। एग्रीकल्चर के बाद में हम नेक्स्ट ब्रांच के और जाते हैं। नेक्स्ट अप्लाइड ब्रांच है, दैट इज नोन एज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में ये भी ब्रॉड एंड बिग ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बॉटनी। अप्लाइड बॉटनी की ये भी ब्रॉड ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर, द ब्रांच ऑफ द प्लांट एग्रीकल्चर dealing with the garden crops, generally fruits, vegetables and the ornamental plants। ornamental plant जो होते हैं, जो vegetables होते हैं, fruits होते हैं, garden crops होते हैं, उसको क्या करना है? that will be deal with the garden crop, generally fruits, vegetables and ornamental plants को growing करवाना horticulture में included है। Horticulture is branch of plant with agriculture deal with the garden crops। जो भी garden crops होते हैं उसका cultivation करवाना, उसका growing करवाना। जनरली fruit vegetables है, leaf vegetables है, ornamental plant जो है उनका
कल्टीवेशन करवाना, दैट विल बी डील्स विद द गार्डन क्रॉप्स। जो हॉर्टिकल्चर का जो दो वर्ड्स है, द वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन हॉर्टस। हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन्स एंड कोलेर टू कल्टीवेट, कोलेर टू कल्टीवेट, इसका लैटिन लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है, हॉर्टस मीन्स द गार्डन एंड कोलेर मीन्स टू कल्टीवेट। एज जनरल टर्म it covers all forms of garden management, but in ordinary use it refers to intensive commercial production। जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट प्रिपेयर करते हैं, ग्रोइंग करते हैं, इसका समाविष्ट हॉर्टिकल्चर में होता है। इट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द गार्डन मैनेजमेंट, गार्डन का जो मैनेजमेंट होता है, और गार्डन का मैनेजमेंट दैट विल बी ऑर्डिनरी इट यूज टू रेफर टू इंटेंसिव कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स का भी कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ये हॉर्टिकल्चर में आता है। और हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशंस का भी समावेश है और समाविष्ट कर चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ स्केल, हॉर्टिकल्चर फॉल्स बिटवीन द डोमेस्टिक गार्डनिंग एंड द फील्ड एग्रीकल्चर्स। थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन नेचुरली हैव अ क्लोज लिंक्स। डोमेस्टिक गार्डनिंग हम बनाते हैं, पर इस बाग में जो हम खुद अपने मकान के आजू बाजू में जब हम इसका डोमेस्टिकेशन करवाते हैं, प्लांट का गार्डनिंग करवाते हैं, डोमेस्टिक गार्डनिंग, फील्ड एग्रीकल्चर, इसका जो लिंक्स है दैट विल बी अ वेरी क्लोज लिंक्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द कल्टीवेशन नेचुरली विच आर द क्लोज लिंक्स। हॉर्टिकल्चर में हम देख सकते हैं जैसे कि इन टर्म्स ऑफ द स्केल हॉर्टिकल्चर फॉल्स बिटवीन द डोमेस्टिक गार्डनिंग। डोमेस्टिक गार्डनिंग जो भी हम घर को, मकान के आजू बाजू में हम जब कोई प्लांटेशन करते हैं, कोई क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, दैट विल बी अ डोमेस्टिक गार्डनिंग। सो इन द डोमेस्टिक गार्डनिंग एंड द फील्ड एग्रीकल्चर थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ कल्टीवेशन naturally have a close links. So in regards to the horticulture is the management of the gardens, management of the fruit vegetables, ornamental plants। ornamental plants का मैनेजमेंट इसमें समाविष्ट है। Then next goes to the next applied branch of the botany is known as the horticultures। जैसे कि हमने बताया आपको, हॉर्टिकल्चर में हम देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है यहाँ पर जो पिक्चर्स दिया है, दिस विल बी अ मैनेजमेंट अंडर द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सो इन दिस हॉर्टिकल्चर्स देयर इज अ यूज ऑफ द ornamental plants for the cultivation and management। Then goes to the next branch of the applied botany is known as the pharmacognosy। फार्माकोग्नोसी में हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ते समय ये हमें पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फिजिकल एंड केमिकल सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स ऑफ द वेजिटेबल के जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, और सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, chemicals, physical, structural and systematic study is broadly defined as। फार्माकोग्नोसी को ब्रॉडली डिफाइन करते समय ये वैज्ञानिक, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी को फिजिकल, केमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर्स ऑफ द क्रूड ड्रग्स ऑफ वेजिटेबल्स। कोई भी वेजिटेबल्स जो है, जैसे कि हम
वेजिटेबल जो है जिसमें दैट विल बी कंटेन द स्पेसिफिक वन ऑफ द कैरेक्टर्स, दैट विल बी एनिमल्स हो या कोई मिनरल्स जिसमें ओरिजिन अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, मेथड्स ऑफ द कल्टीवेशन एंड कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। फार्माकोग्नोसी में जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, औषधि वनस्पति है, इस औषधि वनस्पति के फिजिकल, केमिकल, सेंसरी कैरेक्टर को साइंटिफिक स्टडी करने के बाद, सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद उनमें जो कैरेक्टर्स है दैट विल बी क्यूर फॉर द डिजीज, जो कि रोग निवारण के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। इस औषधि को अलग से बनाने के लिए, अलग करवाने के लिए जो भी टेक्निक्स, साइंटिफिक स्टडी की जाती है एंड दैट विल बी प्रिपरेशन फॉर द मार्केट्स, मार्केट के लिए अवेलेबल की जाती है। इसे हम, इस ब्रांच को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। नाउ दिस फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रॉड ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बॉटनी। जिस प्रकार से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो भी प्लांट्स है, वेजिटेबल प्लांट्स है, उसका जो क्रूड ड्रग्स है, उसको क्रूड ड्रग्स को टर्मरिक हमें यहाँ पे दिखाई देती है, टर्मरिक है। टर्मरिक इज दी वेरी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। जैसे कि अडुल्सा है, जैसे कि हम जो भी मेडिसिनल प्लांट को हम अगर पहचानते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जिसमें देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स which are the essential for the cure the diseases, so that plants is a medicinal plant which is the have a औषधि गुणधर्म जिसमें होते हैं, उसको, उस गुणधर्म को अलग करवाने के बाद उसको that will be form the drugs, and that drugs is available for the क्यूर द डिजीजेस को क्यूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोग्नोसी में जब हम इसे, आयुर्वेद में भी बहुत सारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं कि आयुर्वेद का जो जन्म हुआ है, आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड में उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं, इसके कारण इसके कोई साइड इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के बॉडी पे नहीं दिखाई देते, इसलिए इसका महत्वपूर्ण योगदान जो रोग निवारण के लिए, रोग को दुरुस्त करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रॉड ब्रांच, ब्रॉडली डिफाइंड एंड साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, physical, chemical and sensory characters of the crude drugs of vegetables, animals and minerals. In this way, in the फार्माकोग्नोसी में जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, उस क्रूड ड्रग्स को क्या किया जाता है, उसका साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसका फिजिकल, केमिकल एंड सेंसरी कैरेक्टर को जांचा जाता है और उसको दैट विल बी मेड फॉर द मेडिसिन्स, मेड फॉर द एज अ ड्रग्स। देन गोज टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द अप्लाइड बॉटनी। दिस अप्लाइड बॉटनी इज नोन एज, दैट इज अ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम विस्तृत स्वरूप से पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट्री, यू नो दैट फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री इज द साइंस और द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट और प्लांट की टेक अ केयर्स ऑफ ट्रीज इज नोन एज द फॉरेस्ट्री। Forestry is the art, science and practice of studying and managing the forest and plantation and related natural resources। जो भी natural resources है,
मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट है, प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट है। एक प्रकार की कला है जो फॉरेस्ट को मैनेजिंग करवाते हैं। जो भी मैनेजिंग ऑफ द फॉरेस्ट है, प्लांटेशन है एंड रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेस, उससे संबंधित सभी नेचुरल साधन सामग्री को मैनेजिंग करवाना, उसका रिजर्वायर को सुरक्षित रखना, दैट विल बी अंडर द स्टडी ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जबकि ये जो ब्रॉड ब्रांच है इज अ आर्ट दैट विल बी मैनेजिंग द फॉरेस्ट, प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग द प्लांटेशंस, प्लांटेशन की स्टडी करवाना, प्लांटेशन को करवाना, ये जो इसमें समाविष्ट है फॉरेस्ट्री में। जैसे कि हम हिंदुस्तान में देख सकते हैं कि बहुत सारा जंगल हिंदुस्तान में है, फॉरेस्ट्री। जैसे कि सुंदरबन जो कि हिंदुस्तान में पार्शियली हिंदुस्तान में है और पार्शियली दैट विल बी गोज टू इन बांग्लादेश। ये सुंदरबन जो है बहुत सारा बिग, वहाँ पे एक दैट विल बी अ वेरी बिग फॉरेस्ट। जैसे कि हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे फॉरेस्ट है, इसमें उसका मैनेजिंग करवाना, फॉरेस्ट्री practice of the studying the managing the forest, taking care of trees, trees की केयर करवाना, that will be फॉरेस्ट को संवर्धित करवाना। ये जो वर्किंग है that will be goes to the फॉरेस्ट्री। हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में हम देख सकते कि अलग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, जो कि फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए दैट विल बी हैव अ ड्यूटी टू एवरी पर्सन्स, एवरी इंडियन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। देन अनदर अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ द जूलॉजी के जो अप्लाइड ब्रांचेस है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत स्वरूप से चर्चा करेंगे आपके साथ में। अप्लाइड जूलॉजी जो है इज ऑल्सो द ब्रॉड ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। इसमें भी बहुत सारे अप्लाइड ब्रांचेस है जो भी उसमें इंक्लूडेड है। सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द अप्लाइड जूलॉजी विच इज द वन दैट इज नोन एज द सेरिकल्चर्स। जो सेरिकल्चर्स है, ये सेरिकल्चर, व्हाट इज मीन बाय द सेरिकल्चर? सेरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी which deals with the rearing of a silkworms. Silkworms की rearing करवाना to obtain a silk on commercial scale. Commercial scale पर उसका obtaining करवाना, silk का production करवाना, that will deals with the concern to the sericulture, जिसमें सेरिकल्चर से संबंधित जो है कि दैट विल बी रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म को रेयरिंग करवाना टू ऑब्टेन द सिल्क फॉर अ कमर्शियल स्केल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोशला है, जो सिल्कवर्म बनाते हैं, जिसमें सिल्क वहाँ से निकलता है, उसका देयर इज अ प्रोसेस, उसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद जबकि वो हम उससे सिल्क का ऑब्टेनिंग करवाते हैं। सिल्क, ये जो प्रोडक्शन जो है सिल्क का, दैट विल बी यूज फॉर द मेकिंग द क्लॉथ्स। बहुत सारे फील्ड में सिल्क का उपयोग किया जाता है, उसका यूजेस है। सेरिकल्चर जो आपको ये अप्लाइड ब्रांच है, जो कि हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में और इन जालना डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो ऑल डिस्ट्रिक्ट there is implemented and to this cultivation of the such type of this sericulture। जो भी रेशम उद्योग जो है, रेशम से जो रेशम उद्योग, बहुत सारे किसान परतूर तालुके के अंदर भी और जालना जिला में भी और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसान इसको उत्पादित करवाते,
रेशम को उत्पादित करवाते हैं, वो उस रेशम की खेती करते हैं। तो इस रेशम की खेती के अंतर्गत से उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी होता है। सेरीकल्चर इज अ जूलॉजिकल अप्लाइड बायोलॉजी अप्लाइड ब्रांच। इसमें दैट विल बी ऑब्टेनिंग द सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल में उसको उत्पादित करवाते हैं। डील्स विद द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, जैसे कि इसके लिए कोई ऐसा टेक्निकल उसका दैट विल बी यूज फॉर द रेयरिंग, उसे कोई प्रशिक्षण लेना जरूरी है। जैसे कि जिला उद्योग केंद्र है, हर जिले में जिला उद्योग केंद्र होते हैं जिला परिषद के अंतर्गत, उसे हम वहाँ पर संपर्क करके उसे हम सेरीकल्चर के बारे में बहुत सारी विस्तृत स्वरूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद 12th साइंस में भी आपको बायोलॉजी में एनिमल हस्बेंडरी नाम का एक चैप्टर है, जिसमें हम विस्तृत स्वरूप से सेरीकल्चर की पढ़ाई आगे करेंगे। देन आफ्टर दी गोज टू दी अप्लाइड ब्रांच में अगर हम सेरीकल्चर के बाद जाते हैं तो दैट विल बी गोज टू दी नेक्स्ट ब्रांच अप्लाइड जूलॉजी इज दी एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है द रेयरिंग ऑफ हनी बीज, the rearing of honey bees for the production of the honey, rearing of the honey bees for the production of the honey bees and wax on commercial scale. On commercial scale is called as the apiculture. जो मधुमक्खी पालन, उससे हम मध को निकालते हैं, जो शहद को निकालते हैं, उससे वैक्स भी बनाते हैं। दैट विल बी फॉर अ लार्ज स्केल्स, कमर्शियल स्केल। उस प्रोसेस को एपीकल्चर कहते हैं। रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हनी, हनी के प्रोडक्शन के लिए हनी बीज का रेयरिंग करवाना, उससे वैक्स उत्पादित करवाना, ये जो प्रोसेस है ये एपीकल्चर में इंक्लूडेड है। मधुमक्खी पालन जो व्यवसाय है कमर्शियल स्केल से हम करते हैं। जो शहद यहाँ से निकलने के बाद इसे हम मार्केट में उसे बिका सकते हैं, उसे हम मार्केट अवेलेबल करके जो कि वहाँ से हम बहुत सारे उत्पादन उससे हम जो कि हमारा इनकम बढ़ा सकते हैं। इट इज़ एपीकल्चर। So in this apiculture rearing of honey bees का rearing करवाना for the production of the honey and wax on the commercial scale is called as the apiculture. Apiculture में हनी का प्रोडक्शन करवाना, वैक्स को उत्पादित करवाना और उस हनी को मार्केट में अवेलेबल करवाना, इस प्रोसेस को हम एपीकल्चर कहते हैं। देन नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द अप्लाइड जूलॉजी इज द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज द आल्सो द अप्लाइड ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जैसे कि हम इससे ज्ञात है, पोल्ट्री फार्मिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स raised for food and other economic purposes is called as a poultry, and poultry include the rearing of chickens and ducks and pigeons etc. जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग में हम चिकन्स का भी रेयरिंग कर सकते हैं, डक्स का भी रेयरिंग कर सकते हैं, पिजॉन्स का भी रेयरिंग कर सकते हैं, पिजॉन्स का भी रेयरिंग कर सकते हैं। इसका जो पर्पस है दैट विल बी इकोनॉमिक पर्पस एंड आल्सो द रेस फॉर द फूड को भी रेज करवाना, रेजिंग करवाना यानी जो फूड का जो उत्पादन है उसे बढ़ाना और आर्थिक विकास भी उससे बनाना। इसका जो मुख्य हेतु है, मूल उद्देश्य है कि फूड को रेज करवाना
इकोनॉमिक पर्पस को विकसित करवाना, डेवलप करवाना। अ पोल्ट्री फार्मिंग इज द फार्मिंग ऑफ द चिकन्स। पोल्ट्री को जिस प्रकार से रेयरिंग करवाते हैं, जो कुक्कुट पालन हम उसे कहते हैं, इस कुक्कुट पालन से हम उसे एग्स भी उत्पादित कर सकते हैं और उसे चिकन्स जो भी जैसे कि बॉयलर जो होते हैं, जो बॉयलर्स को हम मांस के स्वरूप से उसे विकसित करके उसे हम मार्केट में अवेलेबल कर सकते हैं। सो इन पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे कि चिकन्स का भी रेयरिंग कर सकते हैं, उसका हम फार्मिंग कर सकते हैं, डक्स का भी फार्मिंग कर सकते हैं, पिजॉन्स का भी फार्मिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स जो होते हैं, ये डोमेस्टिकेटेड बर्ड का रेज फॉर द फूड के लिए रेजिंग करवाना। देन गोज टू द नेक्स्ट एंड फर्दर ब्रांच ऑफ द अप्लाइड जूलॉजी इज द फिशरी, दैट इज pisciculture. Now in fishery is the applied branch of the zoology which deals with the study of catching, processing, marketing and culturing of fishes. फिशेस को कल्चरिंग करवाना। Fishery is the branch of the applied biology which deals with the study of the catching, processing, marketing and culturing of fishes. फिशेस को क्या करना? रेयरिंग करवाना, उसे कल्चरिंग करवाना, कैचिंग करवाना, प्रोसेसिंग करवाना, मार्केटिंग में अवेलेबल करवाना। सो दीज आर ऑल द प्रोसेसेस इन द फिशरी, जिसका समावेश हम एनिमल हस्बेंडरी में करते हैं, जो कि 12th साइंस को अब से आपको ये अलग से चैप्टर है, जिसमें एनिमल हस्बेंडरी में हम फिशरी है, सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग्स है, जो भी अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी है, इसकी स्टडी एनिमल हस्बेंडरी में इंक्लूडेड है इन डिटेल्स में। हम आपको ये विस्तृत स्वरूप से उस चैप्टर में बताएंगे। Just before you chapter introduce only the just a small informations, a little information you know that about a fishery. आपको ये फिशरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, इसलिए इस माध्यम से हम ये वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। इस वजह से आपको ये फिशरी को जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन हम एनिमल हस्बेंडरी में उसको देख सकते हैं। फिशरी में जो कैचिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार से उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैचिंग होती है, वो मार्केट कहाँ पे अवेलेबल है, एंड कल्चरिंग ऑफ द फिशेस, दैट विल बी अ स्टडी इंक्लूडेड इनटू द फिशरी। सो इन द फिशरी, after the completion of the fishery, then next branch of the applied zoology is the dairy farm management. dairy farm management में हम यहाँ पे देख सकते हैं, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में डेयरी का फार्म मैनेजमेंट करवाना। डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ कैटल का मैनेजमेंट करवाना फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए मिल्क का उत्पादित करवाना और मिल्क के जो प्रोडक्ट है उसे निर्माण करवाना, ये डेयरी मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है। ऑल्सो दे आर यूज फॉर अ मीट, लेदर्स एंड अ ट्रांसपोर्टेशन। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में इसका उपयोग मीट के लिए भी करवाते हैं, लेदर प्रोडक्शन के लिए भी करवाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करवाते हैं। उसका मिल्क प्रोडक्शन मुख्य हेतु है,
मिल्क प्रोडक्ट का मुख्य हेतु है इसके also additional working from this farm management in a farms, meat, leathers and transportation. Cattle raising is done to fulfill the specific needs. Specific needs को fulfill करवाना for dairy and draught and dual purposes. डेयरी फार्म मैनेजमेंट का जो है डुअल पर्पजेस है, खेती भी करवाना और उससे उत्पादित होने वाले जो भी मिल्क है, मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, उसका लेदर है दैट विल बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. द कैटल रेजिंग इज डन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स. जो स्पेसिफिक नीड्स है उसको फुलफिल करवाना फॉर डेयरी एंड ड्रॉट. जब भी कोई ड्रॉट होता है, डुअल पर्पजेस, उसके माध्यम से ये जो दो मुख्य हेतु है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के, उसका कैटल का रेयरिंग करवाना, बफेलोज का रेयरिंग करवाना, काउज का रेयरिंग करवाना, उसकी हेल्थ की टेक केयर करवाना, हेल्थ, उसका जो भी प्रोसेसिंग है, मैनेजमेंट है, इसका विस्तृत स्वरूप से हम एनिमल हस्बेंडरी में पढ़ाई करेंगे. नाउ ओनली फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, in the dairy farm management of cattle for the production of the milk and their products for the human beings. ह्यूमन बीइंग के लिए ये दूध एंड दैट विल बी, जो भी मिल्क है, दूध एंड दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट है, इसका निर्माण करवाना, इसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है. देन गोज टू द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ द अप्लाइड जूलॉजी इज द लैक कल्चर्स. नाउ इन द लैक कल्चर्स, in the lag culturing, common use is in polishing wooden furnitures. wooden furniture में जब polishing करवाते हैं, the granules are dissolved in a spirit and then are applied in a very thin layer on the wooden. wooden पर जब कोई thin layer spirit में उसे granules को ऐड करने के बाद, granules are dissolved in a spirit, स्प्रिट में ग्रैन्यूल्स को डिजॉल्व करवाते हैं एंड देन अप्लाइड इन अ वेरी थिन लेयर अप्लाइड ऑन द वुडन सरफेसेस. वुडन सरफेसेस को अप्लाई करने के बाद इन सीलिंग पार्सल्स, पैकेट्स, इन्वेलप्स एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन इलेक्ट्रिकल वर्क. लैग कल्चर का जो उपयोग है उसे वुडन फर्नीचर को पॉलिश करवाने के लिए, थिन लेयर डेवलप करने के लिए होता है. इन सीलिंग पार्सल को सील करने के लिए भी लैग कल्चर का उपयोग किया जाता है. पैकेट्स को सील करने के लिए भी उसे यूज किया जाता है. इन्वेलप्स को भी सील करने के लिए उपयोग किया जाता है. इंसुलेटिंग द मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल वर्क, जो इलेक्ट्रिकल वर्क, जो वायर बनते हैं, उसका जो इंसुलिंग बनता है तो वो लैग कल्चर से बनता है. लैग कल्चर इंसुलेटिंग द मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल वर्क में उसे बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं लैग कल्चर को. लैग कल्चर जो बेसिकली महत्वपूर्ण है, उसका बहुत सारा उपयोग वुडन में होता है, सीलिंग पर्पसेस में होता है, पार्सल्स को सीलिंग करने के लिए, पैकेट को सीलिंग करने के लिए, इन्वेलप्स को सीलिंग करने के लिए होता है. इंसुलेटिंग मटेरियल में भी उसका, इलेक्ट्रिकल वर्क में भी बहुत सारा उपयोग यहाँ पे हमें करते हैं. दैट विल बी लैग कल्चर्स आर द यूज इन द वेरियस पर्पजेस एंड द मल्टी पर्पजेस. देन नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो इज द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के जो फील्ड्स हैं,
फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जो भी महत्वपूर्ण फील्ड्स है उसके बारे में हम विस्तृत स्वरूप से आपको बताएंगे। फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, सो डिफरेंट फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फील्ड्स को हम आपके सामने रखेंगे। एरोबायोलॉजी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फील्ड्स है एरोबायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी एरोबायोलॉजी में इंक्लूडेड है। एरोबायोलॉजी में देयर इज अ इंक्लूड ऑफ द फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी एरोबायोलॉजी में इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट वन इज द एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस। स्टडी ऑफ ग्रासेस is included into the agrostology। एग्रोस्टोलॉजी में ग्रासेस की स्टडी की जाती है। ग्रासेस की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उस ब्रांच को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। देन नेक्स्ट ब्रांच इज द नेक्स्ट अप्लाइड फील्ड इज द एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, the science which deals with the study of blood vascular system। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। जितने भी ब्लड वेसल बॉडी के अंदर है उस ब्लड वेसल को साइंटिफिक स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे कि हम हार्ट की एंजियोग्राफी करवाते तो हार्ट के ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल सिस्टम को स्टडी करते हैं और एंजियोग्राफी कहते हैं। दैट विल बी कॉल्ड द एंजियोग्राफी। सो एंजियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल सिस्टम होती है, उसे स्टडी करने के लिए अलग से एक ब्रांच है, अलग से एक फील्ड है, उसे एंजियोलॉजी कहते हैं। देन गोज टू द नेक्स्ट फील्ड इज द एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इज द इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ फ्लावर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स है। सो इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावर की स्टडी करने के लिए स्वतंत्र ब्रांच है, सेपरेट ब्रांच है, जो भी हम उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जिसमें स्टडी ऑफ फ्लावर इंक्लूडेड है। बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं, उस फ्लावर की स्टडी एंथोलॉजी में करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स है, विभिन्न प्रकार के कलर के फ्लावर्स है, और उस प्रकार के सभी प्रकार के फ्लावर की स्टडी एंथोलॉजी में करते हैं। सेपरेटली, स्वतंत्र अलग से स्वतंत्र स्टडी ऑफ फ्लावर्स, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। देन गोज टू द नेक्स्ट फील्ड इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन commercial processes for producing the fine chemicals such as the drugs, vaccines and hormones on a large scale and at a reasonable cost। बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है, जैविक तंत्रज्ञान के ब्रांच में यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके कमर्शियल प्रोसेस करवा के फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइन केमिकल्स सच एज द ड्रग, उससे फाइन केमिकल्स को प्रोड्यूसिंग करके उसे हम वैक्सीन या हार्मोन्स बनाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल एंड एट अ रिजनेबल कॉस्ट, कम से कम कीमत में उसे हम अवेलेबल करते हैं, तो इसे अब बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के बारे में कहेंगे तो अगर हमें विटामिन अपने इनटेक करवाना है, विटामिन की डिफिशियंसी है, तो हम विटामिन कैसे मेडिसिन में ड्रग के माध्यम से उपलब्ध है।
वैक्सीन्स है, हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स है, जिसके बॉडी में नेचुरली इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या करते हैं, हार्मोन्स को, ह्यूमन हार्मोन्स को आइसोलेट करवा के उसे हम इंजेक्ट करते हैं ह्यूमंस में। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने के कारण उसे इंसुलिन हार्मोन्स दिए जाते हैं। वैक्सीन्स जो है, जो टीका लगाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, वैक्सीन जो है वो वैक्सीन्स भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से प्रोसेस करवा के उसे बनाते हैं। ड्रग्स को भी उससे प्रोसेसिंग करके उसे बनाते हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑन अ लार्ज स्केल एट अ रिजनेबल कॉस्ट। रिजनेबल कॉस्ट पे उसे हम बनाते हैं। देन गोज टू दी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज द very famous field of the medicine science, medical science. Cardiology, study of the heart, जिसमें हृदय की स्टडी की जाती है। जैसे कि हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्पेशल हार्ट का डॉक्टर होता है, तो हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, उन्होंने ओनली हार्ट की स्टडी की है। हार्ट के ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेन्स है, ब्लड आर्टरीज है, हार्ट के चेम्बर्स है, हार्ट के ऑरिकल्स है, पंपिंग ऑरिकल्स है, ऑल द इन डिटेल स्टडी, जिसमें स्टडी ऑफ हार्ट है, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कैसे कहते हैं। ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की स्टडी करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उसे हम ह्यूमन कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नाउ इन दी ह्यूमन कार्डियोलॉजिस्ट के बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच इज द नोन एज द नेक्स्ट फील्ड इज द क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्कल। स्कल की स्टडी करने वाले ब्रांच और फील्ड को क्रेनियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द स्कल, जो स्कल है, जो कवटी हम उसे कहते हैं, जिसमें ब्रेन फुल्ली प्रोटेक्टेड है, ब्रेन आर द फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो स्कल होते हैं, इसके स्कल की स्टडी क्रेनियोलॉजी में इंक्लूडेड होती है। क्रेनियोलॉजी में स्कल की पूरी तरह से स्टडी की जाती है। दैट गोज टू द डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी इज आल्सो द important fields, study of the skin। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, स्किन के डॉक्टर होते हैं, उनके डिग्री के आगे डर्मेटोलॉजी लिखा हुआ होता है। डर्मेटोलॉजी मीन्स डर्मेटोलॉजिस्ट, जो त्वचा रोग तज्ञ कहते हैं उसे, त्वचा रोग तज्ञ। स्टडी ऑफ द स्किन, स्किन की जो स्टडी करते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। एंड देन आफ्टर द गोज टू द नेक्स्ट फील्ड इज द known as the hematology। hematology is the study of the blood, जिसमें खून की स्टडी की जाती है। खून यानी कि रक्त, जो भी ब्लड होता है, उस ब्लड की स्टडी करने वाली जो फील्ड है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी इज द डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्लड, जिसमें ब्लड का साइंटिफिक स्टडी की जाती है। और साइंटिफिक स्टडी में जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, जो ब्लड ग्रुप है, जैसे कि ब्लड के रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसमें हेमेटोलॉजी में इंक्लूडेड है। ब्लड एंड ब्लड्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, blood and blood related disorders that will be studied by in this hematology, जिसमें hematology में उसका समाविष्ट किया है। hepatology, hepatology is the study of the liver, जिसमें liver की study included है। hepatology that will be study of the liver। the study of the hepatology which deals with the study of the scientific study of the liver, जिसमें लीवर की स्टडी विस्तृत स्वरूप से करते हैं। लिवर डिसऑर्डर्स, लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड स्टडी ऑफ द लिवर
लिवर का फंक्शनिंग कैसा होता है, लिवर का मैकेनिज्म किस प्रकार से, लिवर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, ऑल टोटल इंटायर स्टडी ऑफ अ लिवर, लिवर की इंटायर स्टडी विच गोज टू दी अंडर दी हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी में उसकी स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है। देन गोज टू दी नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द किडनी, किडनी में नेफ्रोलॉजिस्ट, जो भी किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द जूलॉजी विच डील्स विद द मेडिकल साइंस स्टडी ऑफ द किडनी, किडनी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। देन गोज टू द न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्वस सिस्टम की स्टडी इंक्लूडेड है। स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट विल बी गोज टू द न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में जैसे कि नर्व्स हैं, नर्वस सिस्टम्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, पूरे न्यूरॉन्स की स्टडी न्यूरोलॉजी में की जाती है। ब्रेन न्यूरॉन्स है, बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम वर्किंग करती है, उस ऑल दिस नर्वस सिस्टम स्टडीज साइंटिफिकली अंडर द न्यूरोलॉजी ब्रांच, न्यूरोलॉजी ब्रांच में उसकी स्टडी इंक्लूडेड है। देन गोज टू द ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, study of cancer that will be deals with the study of the cancer and type of the cancer and the treatment of the cancer and type of the cancer and why the causes of the cancer। कैंसर होने के कर्क रोग, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ कैंसर, जिसमें कैंसर होने के विभिन्न प्रकार है, जो भी विभिन्न कारण है, कैंसर के विभिन्न प्रकार है, इसकी स्टडी ऑन्कोलॉजी में करते हैं। देन गोज टू द नेक्स्ट ब्रांच इज द नोन एज द ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ द आइज, जो आंखों का इलाज करवाते हैं, आंखों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द आइज, जिसमें आंखों का स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्थेल्मोलॉजी। एंड ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ द बोन्स, जिसमें बोन की स्टडी की जाती है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ द बोन्स, ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ द बोन्स करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में स्टडी ऑफ द आइज करते हैं, ऑन्कोलॉजी में स्टडी ऑफ द कैंसर है, न्यूरोलॉजी में स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम है, नेफ्रोलॉजी में स्टडी ऑफ द किडनी है, हेपेटोलॉजी में स्टडी ऑफ द लीवर है, हेमेटोलॉजी में स्टडी ऑफ द ब्लड्स है। इस प्रकार से हम अब गोज टू द इन माय चैनल्स in RBC Online. In RBC Online, this is my channel names. You can go to the YouTube browsers and type the RBC Online by Dattatreya Raut and subscribe my channels, like my channels and share my channels and videos to the all your friends. Thank you so much. Thank you so much. Thanks so much.